ये क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 10 का कर लिया है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक मैं कवर करा रही हूँ। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आप सारा जाके देख सकते हो स्टडी विद टिया के चैनल में। मैं बहुत कंसाइज वे में बहुत कम टाइम में जो कवर हो जाए ताकि आप रिवीजन भी कर पाओ, इस तरीके से मैंने कवर करवाया है। वैसे बुक में बहुत सारा कहानी लिखा होता है, एक बार बुक आप रीड कर लेना वैसे। और इसमें मतलब बहुत कंसाइज वे में जितने हम दिमाग में रख पाए उतना किया हुआ डिस्कशन है। तो आप इसे रिवीजन करो, एक बार पढ़ लो तो सारा ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा। अगर पूरे अच्छे से कवर करना है ज्योग्राफी, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ को डिटेल में जानना हो, अगर एग्जाम में आपको सही से ज्योग्राफी करना है तो आपको 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी करना ही पड़ेगा एनसीईआरटी। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। हम जानते हैं दूसरा बुक तीसरा बुक पढ़ते हैं, लास्ट में पता चलता है 2-3 साल हो जाता है कि नहीं शुरुआत से पढ़ना चाहिए था। तो ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ज्योग्राफी करा रही हूँ। उसके बाद मैं सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे करवाऊंगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हो। तो अभी धीरे धीरे ये सब जो बोर्ड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी इनिशियल क्लास है तो इसमें आपको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा और मुझे भी। तो हम इससे क्लास को शुरू करते हैं अभी। तो ये क्लास चैप्टर 3 क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर के बारे में हमने बहुत पहले देखा है कि वाटर कितना अवेलेबल है लोगों के लिए, कि कैसे वाटर को बचाया जा सकता है, कंजर्वेशन कैसे करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का क्या रूल है पानी को लेकर के। तो हमें जैसे पता है कि पूरे पृथ्वी पर 3/4 ऑफ क्या है वाटर है, पर इतना वाटर पीने लायक नहीं है। 1% ही वाटर, जितना वाटर भी पीने लायक है वो कहाँ का है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 6 वाले में मैंने करवाया है। और हर एक आदमी के हिस्से में, और एक आदमी पर डे कितना यूज करता है पानी का वो भी मैंने करवाया है। इस बुक में वो नहीं दिया गया है। आप पिछले वाले चैप्टर जाके क्लास 6 का जो वाटर के बारे में होगा आप वो पढ़ सकते हो, सारा डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप जाके उसको एक बार देख लेना, ज़्यादा देर का नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो है। आप उसे स्पीड करके भी देख सकते हो, आराम से हो जाएगा। अगर पढ़ना है तो तुम ध्यान से पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, उससे अच्छा छोड़ दीजिए पहले। जल जीवन मिशन, तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन। इसमें कहा गया था कि जो रूरल एरिया में है वो हर आदमी के हिस्से में 55 लीटर पानी पर डे जाना चाहिए। इससे 2 फायदा है, एक तो पानी का जो कमी है, स्कार्सिटी है, लोग पानी नहीं ले पाते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। और उन्हें एक फ्रेश वाटर मिलेगा, मतलब इधर उधर का पानी से नहीं, उसे फिल्टर किया हुआ पानी उन्हें फ्रेश वाटर मिल जाएगा, जिससे डिजीज कंट्रोल भी किया जा सकता है। पानी से बहुत, खाना हम लोग दिन में 1-2 बार खाते हैं पर पानी तो दिन भर पीते हैं, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन लाया गया था, इसको ध्यान में रख के ही कि 55 लीटर पर डे हर घर जल का नल का होना चाहिए, ये था इसका सिद्धांत। तो रूरल हाउस होल्ड में अभी बहुत सारे स्टेट ये बहुत अच्छे से किए भी हैं, कोई 90%, कोई 100% ये पूरा कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन। फिर है अटल भूजल योजना। भूजल मतलब अंडरग्राउंड वाटर को कंजर्व करना। ये 8220 ग्राम पंचायत ये काम को किए हैं गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के। इसमें ये है 2019 में अटल भूजल योजना लाया गया था, जब बर्थ एनिवर्सरी था अटल बिहारी वाजपेयी के। तो ये ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करके ग्राउंड वाटर जो पानी है उसे बचाना है। ग्राउंड वाटर कैसे बचाना है, जैसे बारिश हो रही है तो उसे छत का पानी को पाइप के द्वारा ग्राउंड वाटर में लगा के सारा अंदर पानी जाएगा। और मिट्टी जो ज़्यादा सीमेंटेड हम करवा देते हैं घर को, उससे भी नहीं, मिट्टी को ज़्यादा रखना, ये इस पर जोर दिया गया था। तो कम्युनिटी और सिटीजन को मिला करके ये सब चीज़ ध्यान में रख के भूजल योजना लाया गया था। ये भी बहुत अच्छे से चला जा रहा है। फिर नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट मतलब डैम बनाया गया ताकि इरिगेशन, जो भी खेत रेत का पानी का इरिगेशन हो, फिशिंग ग्राउंड हो। पर ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो, इरिगेशन भी हो और फिशिंग ग्राउंड भी हो। तो ये सब में ध्यान रख करके आसपास के जो भी सूखा जगह है वहाँ पानी पहुँच पाए, लोगों को मछली पालन के लिए रोजगार मिल पाए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो ये सब में ध्यान को रख करके डैम बनाया जाता है। पर हर चीज़ का कुछ अच्छा या कुछ खराबी भी होता है, पर इसके प्रॉफिट और लॉस भी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपका जो ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में वो भी पूछा गया है कि डैम का प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो आप ये जरूर एक बार लिखना, एक साइड में प्रॉफिट लिखना, एक तरफ लॉस लिखना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू कहीं भी पूछा जा सकता है कि डैम जो बनते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसके प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो जो मैनेजमेंट होता है उसकी प्रॉफिट क्या है, डैम की इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब वही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। प्रॉफिट कौन कौन से हैं, फ्लड प्रिवेंशन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी,
वाटर सप्लाई, इरिगेशन और फिशिंग ग्राउंड, ये सब तो चलो प्रॉफिट मिल गया, हमें पता चल गया। फ्लड प्रिवेंशन कैसे होता है? मान लो फ्लड आने, नदी में बहुत पानी बढ़ गया, तो डैम क्या करता है, पानी को बांध लेता है, साइड में पानी कर लेता है ताकि बाद में उसे यूज किया जाए, तो वो पानी जगह पे नहीं जाने देते हैं। जो फ्लड का जो पानी वाटर कंट्रोल कर लिया जाता है दूसरे डायरेक्शन में, डैम में या डैम जैसे बांध होते हैं, पानी को बांध लिया जाता है। तो इसे प्रिवेंशन, जो फ्लड आते हैं उसे कम किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, इस तरीके से करते हैं। इरिगेशन तो पता ही है, अगर साइड में हम पानी रखें तो जहाँ सूखा जगह है वो वाला पानी इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ये डैम देखे होंगे, ऊपर से गिरता है पानी बहुत स्पीड में, तो वहाँ एक टरबाइन लगा रहता है। जब पानी गिरता है, पानी की स्पीड से वो टरबाइन घूमने लगता है, उस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये इंडक्शन की वजह से होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन वो तो साइंस का चीज़ है, जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। और फिशिंग ग्राउंड, वहाँ पानी है तो फिश भी उसमें होंगे, तो उससे फिश भी इकोनॉमिकली फिशिंग जो होता है या आसपास के फिशिंग अपना कंजप्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सब प्रॉफिट हो गया। लॉस क्या है? तो लॉस शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखिए। लॉस में क्या हो सकता है? पहले तो डैम बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत सारे वहाँ के आसपास के लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, और वहाँ जो एनिमल्स होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, और फिर क्या है? फर्टिलिटी इशू, मतलब मिट्टी क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह बह के ले जाता है, तो फर्टिलिटी वहां कम हो जाएगा। और क्या होता है? सेडिमेंटेशन, वाटर के ये प्रॉपर्टी होता है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेकर के जाते हैं। मान लो वो बांध में सेडिमेंट जमा होते होते पूरा भर गया, तो ये पता नहीं चलेगा ना कि बांध में पानी है या सेडिमेंट है। तो जितना पानी मान लेते हैं 100 लीटर का जगह है, पर 50 लीटर वाला जगह वो सेडिमेंट बना के रखा है, तो जब 100 लीटर उसमें भरेंगे तो 50 लीटर आसपास को प्रॉब्लम कर सकता है, 50 लीटर से आसपास वो पानी भर सकता है, फ्लड का आने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है। अर्थक्वेक भी इसका डर होता है, क्योंकि जो डैम होता है बहुत ही भारी प्रोसेस होता है, तो उससे जमीन में एक कंपन होने लगता है, कंपन की वजह से अर्थक्वेक होते हैं। तो डिजास्टर का भी इसमें इशू हो सकता है, डिजास्टर। और क्या हो सकता है? फर्टिलिटी, सेडिमेंटेंस, डैम फेल्योर। वही डैम फेल्योर हो गया तो आसपास फ्लड आ सकता है बहुत भारी, डैम फेल्योर। तो ये सब लॉसेस हैं, और अपने खुद से आप ऐड कर सकते हो इसमें जो भी लॉसेस होंगे। क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज। तो ये सब आप एक बार लिख लेना, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है वाटर रिसोर्सेज में। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन का जो सिस्टम है वो आज से नहीं किया जा रहा है, बहुत पहले से किया जा रहा है। बहुत सारे तरीके से वाटर को कंजर्व करने का सिस्टम लाया गया था, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट टाइम। तो चंद्रगुप्त के टाइम में भी चंद्रगुप्त के टाइम कौन सा था आप बताना। चंद्रगुप्त के टाइम में भी एडमिनिस्ट्रेशन में पानी का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था, कैनाल बनाया गया था, वाटर रिजर्वायर बनाया गया था जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़े, और फिशिंग पर्पज से भी बनाया गया था। तो चंद्रगुप्त के टाइम से भी वाटर कंजर्वेशन का कैनाल और रिजर्वायर बनाया जाता था, बहुत अच्छा सिस्टम। ये जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें लिखा हुआ है ये सब। फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब में भी पहले के टाइम में बहुत अच्छे से काम किया गया था। फिर भोपाल,
लेक 11वीं सेंचुरी में। वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भोपाल लेक फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक था। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था। 11वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हौज खास 14वीं सेंचुरी में। हम बहुत सारी बुक देखते रहते हैं ना, रटते रहते हैं, अच्छा ये है ये देखो हौज खास, हर सारा बुक, छोटा छोटा बुक जो आता है 10-15 रुपये में, उसे मिलता है कि जीके याद कर लो। हौज खास जो था 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश। मतलब हम एक बार ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ले, एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट, फालतू का चीज़ नहीं, जो भी सही एग्जाम में आने लायक होता है। क्योंकि मैं प्रिपरेशन बहुत बहुत टाइम तक की हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे कवर करा रही हूँ। आपको इस चीज़ का फायदा आप ले सकते हो, आप एक बार में समझ सकते हो, और एग्जाम में आएगा ही आएगा इसमें से कोई ना कोई। तो फालतू का बुक लेकर के हम लोग याद करते रहते हैं। आप एनसीईआरटी लेके पूरा एकदम से रट जाओ एनसीईआरटी को, तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या जो भी हो। बस हाँ, एक बार दिमाग में अपना कॉमन सेंस और ये बुक पे जो लिखा हुआ है, वो दोनों को मिला करके आपको चलना है, तो आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। हौज खास जो है वो दिल्ली में है। किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा 14वीं सेंचुरी में। फिर हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम ये महानदी पे बनाया हुआ है। ये भी आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल डैम है। भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल, ये सतलुज ब्यास नदी पे है, ये महानदी पे है, उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड डैम, ये सब आर्टिफिशियल है। फिर है प्रधानमंत्री, ये सब ठीक है, ये सब डैम के बारे में था, एंशियंट टाइम से लेकर के अभी तक का। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं डैम बनाना, बांध को, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि बहुत सारे काम वहां से किया जा सकता है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फिशिंग ग्राउंड, ये सब। फिर एक था प्रधानमंत्री, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो बहुत जरूरी है। कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब कि सिंचाई के लिए पानी, यानी कि कैनाल, ये सब बना करके प्रधानमंत्री जो फार्मर को ये सब फैसिलिटी देंगे। तो कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप एक बार गूगल करना, अच्छे से लिखना क्या है। फिर सरदार सरोवर डैम, कुछ चीज खुद से देखोगे, खुद से करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सरदार सरोवर डैम, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, पानी को लेकर के ये बहुत चर्चा में था। कृष्णा गोदावरी क्या बोलते, डिस्प्यूट, गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इसलिए था क्योंकि जो महाराष्ट्र में कोयना है, ये पानी छोड़ नहीं रहे थे कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए, तो ये सब इस वजह से डिस्प्यूट में आ गया था। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी होता है उसे बचाने का तरीका। जैसे हमें तो उतना दिक्कत नहीं होता है पानी का, पर जहाँ पर राजस्थान में दिक्कत है वो लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं पानी को बचाने के लिए। जो छत होता है, प्लेन छत पे पहला बारिश का पानी आने के बाद उसको क्लीन होने देते हैं। फिर हर बार बारिश को एक अंडरग्राउंड पाइप से लगा होता है, घर होता है, बहुत बड़ा घर जैसा टैंक होता है, उसमें पाइप लगा होता है, तो बारिश का पानी उसमें जाते रहता है और फिल्टर करके फिर हम पीने के लिए, जब पानी का स्कार्सिटी होता है गर्मी के टाइम में, उसे पीने के लिए, नहाने, हर काम के लिए यूज किया जाता है। इससे वो 55 लीटर पानी बचा लेते हैं, 55,000 लीटर पानी वो कंजर्व कर पाते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता है। फिर कुछ लोग घर से मतलब ग्राउंड वाटर में गड्ढा बना के रखते हैं, जो पानी आता है उसमें वो रिन्यू होते रहता है पानी, जैसे कुआं टाइप से होता है, वो भी होते रहता है ग्राउंड वाटर में। तो ये बहुत जरूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तमिलनाडु तो इसको, ये बहुत, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे बहुत लीगल कर दिए थे कि जो अपने घर में ये रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं करेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया था सारे घर में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, लीगल प्रोविजन इन तमिलनाडु। फिर एक और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये इरिगेशन का बहुत सारा तरीका होता है, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें बस पानी के अंदर जड़ में ही पानी जाएगा, फालतू का पानी जाके इवेपोरेट नहीं होगा, जितना पेड़ को चाहिए उतना ही पानी जाएंगे। और वैसे ही बम्बू ड्रिप इरिगेशन भी है जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में किया जाता है। असम में बम्बू का एक पाइप बनाया जाता है, उस बम्बू में पानी डाल के बूंद बूंद से पानी इरिगेट किया जाता है। तो ये बम्बू ड्रिप इरिगेशन ये नॉर्थ ईस्ट वाले जगह पे होता है। और बहुत जगह भी अपना अपना ये नियम को अपना रहे हैं, जहाँ बम्बू नहीं होता है अलग अलग जगह पे भी किया जा रहा है। तो ये सब था। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और मतलब कहानी बहुत कुछ है इसमें, पर जो बात दिमाग में रखने लायक है, जिसे हम रिवीजन कर सकते हैं बार बार और जो एग्जाम में आएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है। तो ये चैप्टर 3 था, वाटर रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे 2-3 वीडियो लग जाएगा उसे करने में, तो उसको देखेंगे। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। धीरे धीरे ये इम्प्रूव, अभी शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को इम्प्रूव करने में, धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा। आप लोग को बहुत फायदा होगा इन वीडियो से। अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हो तो मैंने 19 तारीख यानी कल से शुरू किया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। उसमें भी धीरे धीरे बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएंगे, बहुत क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया जाएगा, तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। अगर कुछ इसमें चेंज करना हो या कुछ आप बताओ कुछ, इसीलिए तो मेरा चैनल का नाम स्टडी विद टिया है, मतलब हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो आप बताना कुछ चेंज करना हो या कुछ इम्प्रूव करना हो, तो मैं उस तरीके से करूँगी। और जहाँ समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो। बहुत सिंपल वे में मैं कोशिश करती हूँ कि बताओ। देखो बात वही रहता है, सिंपल सा 1-2 बात होता है, पर इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में बताते हैं। तो इस वजह से लगता है अरे पढ़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें, इसे नहीं पढ़ते हैं। अगर हम इंटरेस्टिंग वे में सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कभी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रख के हम पढ़ाई करते हैं। तो बताना कुछ, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।